हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिटवाइज लर्निंग। आज हम यूनिट 1 के जो मोस्टली रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं आज हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे यूनिट 1 का एक पहला क्वेश्चन है 2021 2022 में 10 मार्क्स आया था। उसमें दिया हुआ था सपोज अ 3D एरे। ठीक है, यहाँ एक 3D एरे दिया हुआ है, उसकी हमें बताना है लेंथ ऑफ ईच डिमेंशन एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें बताने हैं। ठीक है, और दूसरा है इसका पार्ट रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर हमें एक्सप्लेन करना है। ओके, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसे। एरे डिक्लेरेशन ये दिया, हमने इसे नोट कर दिया है। डिमेंशन निकालने के लिए यहाँ तो 1 से लेकर 10 है, तो यानी 1 से लेकर 10 है, तो अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1 तो कर देंगे, तो आ जाएगा लेंथ 10 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही डिमेंशन 2 दूसरी डिमेंशन है -5 से 5 तक है। ठीक है, तो -5 से 5 तक जाएंगे तो उसमें भी आएगा 11 आएगा। ओके, तो इस बात से इसकी लेंथ 11 हो गई। थर्ड डिमेंशन में -10 से 5 तक जाएंगे तो उसमें भी 5 माइनस यहाँ पर लोअर बाउंड था -10 और +1 कर दिया। ठीक है, तो आ गया हमारे पास 16। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि ये कैसे हो रहा है तो सिंपल थी, जैसे नंबर दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक है तो इसमें कितने नंबर आएंगे। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक नंबर है तो 1 2 3 5 4 इस तरह पूरा काउंट कर लो, या फिर अपर बाउंड यानी 10 में से 1 को माइनस कर दो, लोअर वाले को माइनस कर दो, तो 10 माइनस 1 कितना मिल जाएगा 9, प्लस 1 एक और कर दो, मिल जाएगा कि टोटल कितने उसमें लेंथ है, कितने एलिमेंट्स है। तो 1 से लेकर 10 तक 10 एलिमेंट होते हैं, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। तो उसी के बेसिस पर ये तीनों के हमने तीनों डिमेंशंस के लेंथ निकाल लिए हैं। ओके, तो ये लेंथ है, ऐसा समझ लो ना 3D प्लेन में होता है एक्स वाई जेड, तो ऐसे ही सबके करस्पॉन्डिंग जब आया था एक्स वाई जेड यानी तीनों एक्सिस पे, जब तीनों डिमेंशंस आ गई तो तीनों को मल्टीप्लाई करके ये हमें मिल गया रिजल्ट। ये हो गया कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे। ठीक है, ओके। अब हमें दूसरा इसका पार्ट था रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर एक्सप्लेन करना था। आइए उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, रो मेजर ऑर्डर क्या होता है? एलिमेंट्स ऑफ एरे आर स्टोर्ड रो वाइज इन कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन। ये है, तो जैसे अगर ये 2D मैट्रिक्स है, ठीक है, तो एलिमेंट्स होंगे जो वो रो वाइज स्टोर होंगे। पहले ये वाली रो स्टोर होगी, उसके बाद फिर दूसरी रो स्टोर होगी, इस तरह से 1 2 3 4, पहली रो खत्म होगी फिर दूसरी रो शुरू होगी 5 6 7 8। तो इस तरह से मेमोरी में रो मेजर ऑर्डर में रो वाइज डेटा स्टोर किया जाता है। उसके लिए फॉर्मूला होता है बी ए प्लस, ये इस तरह से फॉर्मूला दिया है। ठीक है, लोकेशन अगर हमें आई जे के, एक एरे है 3D एरे आई जे के, उसके अगर पॉइंट के अगर हमें एड्रेस निकालना होगा तो रो मेजर ऑर्डर में ये फॉर्मूला होता है, आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है। ठीक है, तो जैसे बी ए बेस एड्रेस है कि कोई 3D एरे है, तो उसका जो पहला एलिमेंट होगा वो किस एड्रेस पे स्टोर होगा, हो सकता है 1000 पे हो 2000 पे हो। ठीक है, तो उसका एक एड्रेस आपको जनरली क्वेश्चन में दिया रहता है। ओके, तो बेस एड्रेस हो गया, उस बेस एड्रेस में ऐड करना है आई माइनस L1। L1 क्या है? एल वाले जो है ये लोअर बाउंड है उस डिमेंशन के, L1 L2 L3 तीन डिमेंशन है, तो उस डिमेंशन के करस्पॉन्डिंग आई में आता है, तो उसका लोअर बाउंड है आई माइनस L1 कर देना है। उसको मल्टीप्लाई कर देना है D2 और D3 से। D2 और D3 जो है ये साइज है सेकेंड और थर्ड डिमेंशन के। ठीक है, यहाँ जो हम एग्जांपल दे रहे हैं ये एक सीधा सिंपल सा 2D एरे है ताकि आप इजीली समझ सकें। ठीक है, और यहाँ पर है कि अगर 3D एरे के लिए आ रहा तो भी यही करना है। अच्छा, इसको 2D में यूज करना तो D3 को कुछ मत करो, 1 ही पुट रखो। ठीक है, कि हाइट 1 ही है। ओके, जे है, दूसरे डिमेंशन की वैल्यू पूछी है, आई जे, जे के करस्पॉन्डिंग कितना आएगा, तो जे माइनस L2 कर दो, उसको D3 से मल्टीप्लाई कर दो, और के में से के माइनस L3 कर दो। ओके, तो इस L3 के बाद कुछ है नहीं, तो बस इतना ही मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर देना है। बाद में ये जितना पूरा रिजल्ट आएगा इसको हमें W से मल्टीप्लाई कर देना है। W क्या है? W है साइज ऑफ ईच एलिमेंट, यानी हर एलिमेंट का साइज कितना है। ठीक है, तो जैसे ये है, एक कितना स्टोर कर रहा है, इंटीजर होगा 4 बिट का होगा। ठीक है, कैरेक्टर होगा तो 1 बिट का होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने W से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं कि एक जो हमारा डेटा है, एक डेटा कितने बिट में स्टोर किया जा रहा है, तो उसकी विड्थ है। जनरली ये भी क्वेश्चन में दिया रहता है, बिट में हो सकता है या बाइट में हो सकता है, उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो एड्रेस आ जाएगा। ये था रो मेजर ऑर्डर। दूसरा है कॉलम मेजर ऑर्डर, इसमें एलिमेंट्स कॉलम वाइज स्टोर होते हैं। ठीक है, तो जैसे ये मैट्रिक्स है, तो पहले 1 ये कॉलम, पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम, इस कॉलम करके इस तरह से स्टोर किए जाते हैं।
1 5 आ गया, पहले कॉलम खत्म, दूसरे कॉलम में 2 और 6 आ रहा है, इस तरह से स्टोर किया। उसके बाद तीसरा कॉलम 3 और 7 में स्टोर किया, चौथे कॉलम 4 8 में। जनरली जो हमारे सिस्टम्स जो होते हैं C++ या जितने प्रोग्राम, मोस्टली प्रोग्राम लैंग्वेजेस हैं जो हम जनरली यूज करते हैं, उसमें रो मेजर ऑर्डर ही यूज किया जाता है। कॉलम मेजर ऑर्डर जो था वो फोर्ट्रान बेस्ड लैंग्वेजेस में यूज किया जाता है। अगर कॉलम मेजर ऑर्डर का एड्रेस निकालना रहेगा तो उसका फॉर्मूला है भाई, बेस एड्रेस पहले ऐड कर दो, K-L3 मल्टीप्लाई कर दो D1 इंटू D2 प्लस J-L2 इंटू मल्टीप्लाई कर दो D1 और प्लस I-L1 कर दो, और फिर बाद में मल्टीप्लाई कर दो W से। इस वाले पार्ट को, जो डिमेंशन वाला पार्ट है यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई कर देना है W को। तो यही फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि इसके बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर आया था, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। यहाँ पर एरे दिया हुआ ये रहा, ठीक है, रिक्वायर्स 4 बाइट ऑफ स्टोरेज, यानी हर एक आइटम जो है 4 बाइट का स्टोरेज देता है, डब्ल्यू की वैल्यू दे दी है, बेस एड्रेस दे दिया, 2000 दे दिया, ठीक है, और हमें निकालना है डेटा 10 और 10 का निकालना है, ठीक है। आई जे की वैल्यू तुम्हें मिल गई है, 10 और 10 है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा गिवन लिख दिया है, नंबर ऑफ रोज 20 हैं, कॉलम्स 50 हैं, बेस एड्रेस 2000 है, ये सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, और डब्ल्यू है 4 बाइट और रिक्वायर्ड हमें 10, ठीक है। इसका पूरा हमने लिख दिया है। रो मेजर ऑर्डर कॉलम दोनों में सॉल्व करना है इसको। रो मेजर ऑर्डर के लिए वही फॉर्मूला है, बेस एड्रेस लो, उसमें ऐड कर दो, क्या ऐड करना, I-L1 इंटू D2, यहाँ पर D1 D2 तक ही है, ठीक है, D3 नहीं है, ठीक है। तो बेस एड्रेस का ये रहा फॉर्मूला, बेस एड्रेस प्लस W इंटू आई इंटू एन, एन जो है वही नंबर, ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया, D2 यहाँ दे दिया है, ठीक है, उसको J में ऐड कर देना है। इस वाले फॉर्मूले में सीधे आते हैं, ठीक है, ये रहा, D3 को 1 मान लिया, D3 को 1 मान लिया, और ये चीज़ कहीं है ही नहीं, ठीक है, तीसरा डिमेंशन है तो तीसरे डिमेंशन की कोई चीज़ लेनी नहीं है। ओके, बाकी सब कुछ वही रहा। D2 को हमने, यानी कॉलम कितना आएगा, D1 वाला है रो, D2 है कॉलम, और ये D3 जाता है, इसको हाइट समझ लो, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट वही वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें यूज़ करना है 3D के लिए। ओके, तो हमने फॉर्मूला ये आया, फॉर्मूला में पुट कर दिया वैल्यूज, आई जे की वैल्यू दी है N 50 है, W 4 है, तो ये रहा फॉर्मूला में 2000 बी ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, 4 हो गई, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया I इंटू एन प्लस जे। अब यहाँ आप सोच रहे हो कि 11L2 जनरली अगर नहीं दिया रहता है तो वो जीरो ही कंसिडर किया जाता है, लोअर बाउंड जो है वो जीरो ही रहते हैं अगर नहीं दिया है तो, ठीक है। तो N1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी D2 हो गया 50, और बाद में आ गया J10, इसको मल्टीप्लाई करते 500 प्लस 10, 510 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और बाद में 2000 ऐड करके तो 4040 आ गया आंसर। तो अगर हम रो मेजर ऑर्डर में अगर इस डेटा को, इसका लोकेशन फाइंड आउट करते हैं तो वो आ जाएगा 4040, इस एड्रेस पर ये डेटा स्टोर होगा रो मेजर ऑर्डर में। कॉलम मेजर ऑर्डर में देखते हैं, यानी कॉलम वाइज पहले स्टोर होगा, फॉर्मूला वही रहेगा बी ए प्लस डब्ल्यू इंटू, अब यहाँ जे आ गया, जे से एम को मल्टीप्लाई कर दो और आई आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो आगे देखते हैं, सब्सटीट्यूट करते हो, आई जे एम है यानी D1 है, ठीक है, D1 है 20 और W है 4, ठीक है। तो 2000 प्लस 4 इंटू 10 इंटू 20 प्लस 10, इसी फॉर्मूला में J की वैल्यू, M की वैल्यू और I की वैल्यू पुट कर दी। M जो है वो D1 है और N जो है वो D2 है। ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशन यूज करते हैं, इसलिए मैंने दोनों बता दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो इस तरह से 2000 प्लस 4 इंटू 200 प्लस 10, इन्हीं वैल्यूज को फाइंड आउट करके सब्सटीट्यूट करके सिंपल कैलकुलेशन करके ये आ गया 2840। कॉलम मेजर में स्टोर करें, यानी कॉलम वाइज अगर डेटा को स्टोर करते हैं तो 10,10 जो होगा उसके करस्पॉन्डिंग ये एड्रेस स्टोर होगा, और अगर हम रो मेजर में नहीं रो वाइज स्टोर करते हैं तो ये एड्रेस आएगा। ओके, अब ये रहा, हमने फाइनल आंसर लिख दिया है। अगला क्वेश्चन आता है, ये भी कई बार रिपीट हुआ है, क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है पॉलिनोमियल को लिंक्ड लिस्ट की हेल्प से, और एक सी प्रोग्राम करना है और कुछ एग्जाम्पल भी देना है, ठीक है। वही सी प्रोग्राम टू ऐड टू पॉलिनोमियल्स, वही ऐड करना है। तो यही क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इस तरह से हमने शो करते हैं, कुछ वेरिएबल कोफिशिएंट हैं, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी में, हाँ, कंप्यूटर मेमोरी स्टोरिंग पॉलिनोमियल्स यूजिंग एरे इनएफिशिएंट होता है, क्योंकि जैसे इस तरह से है, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, अगर बहुत बड़ी हो गई और कहीं तुम्हें सिर्फ A0 स्टोर करना हुआ तो बाकी सारा डेटा तो ये तो वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से वही स्पार्स मैट्रिक्स में कि जब बहुत सारे कोफिशिएंट जो 0 होते हैं तो उस केस में एरे जो होता है वो इनएफिशिएंट होता है।
तो इस यहाँ पर आता है लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट को प्रेफर किया जाता है क्योंकि इट स्टोर्स ओनली नॉन जीरो टर्म्स। तो जो नॉन जीरो टर्म्स हैं, जहाँ सच में कोई वैल्यू है उसी को स्टोर करेगा, और जहाँ कोई वैल्यू नहीं उसको स्टोर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेमोरी भी सेव हो जाती है और डायनामिकली हम साइज कर सकते हैं इसको। ओके, लिंक्ड लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन, हाँ, तो उसमें हम बनाते हैं कोफिशिएंट हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, और एक लिंक पॉइंटर दे देते हैं अगले नोड के लिए। ठीक है, तो जैसे हमने इस तरह से, आप चाहें तो एक डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गया कोफिशिएंट, ठीक है, यहाँ पर आ गया एक्सपोनेंट, ठीक है, और यहाँ पर आ गया एक पॉइंटर आ गया जो अगले को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो ये एक तरह से एक नोड बन गया। तो यार ये कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट और नेक्स्ट पॉइंटर, ये इस तरह से एक नोड का कॉन्सेप्चुअल एक स्ट्रक्चर दे दिया। आप इसको प्रॉपर बना के आएंगे। ठीक है, आप जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक पॉलिनोमियल है पी 5x³ + 4x² + 2x+1। तो इस तरह से ये लिंक्ड लिस्ट में हमें रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे चारों के। तो इस तरह से हमने इतना प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल पूछा था उसने, तो इस तरह से हमें शो करना है ताकि कोई मार्क्स नहीं कटने का चांस ना हो। ठीक है, प्रॉपर हम एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देंगे इसका। ओके, ईच नोड स्टोर्स एक टर्म, यहाँ पर यही हर एक नोड जो एक टर्म बताएगा, स्टोर कर रहा है कि ये पहला कोफिशिएंट है और दूसरा एक्सपोनेंट है। ठीक है, एंड नोड्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, एडवांटेजेस बता देंगे हम कि काफ़ी ये डायनामिकली है, हम इसको रिसाइज भी कर सकते हैं, मेमोरी बचाता है, इजीली इंसर्शन और डिलीशन भी हो जाता है, और एफिशिएंट पॉलिनोमियल एडिशन भी कर सकते हैं। पॉलिनोमियल एडिशन, ये दूसरा उसमें क्वेश्चन जो था, पॉलिनोमियल को कैसे ऐड करना है, तो उसका टू ऐड टू पॉलिनोमियल, अगर आप चाहें तो इसे नोट्स में भी काफ़ी डिटेल्ड में, नोट्स की वीडियोज हैं हमारे, उसमें हमने काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल एडिशन का हमने एक एल्गोरिथम बता दिया है, यहाँ आंसर में से लिख देना है। ये हमने एल्गोरिथम बता दिया है। यहाँ पर भी क्रिएट टू पॉलिनोमियल्स P1 और P2 के हेल्प से। ओके, तो व्हाइल बोथ लिस्ट्स आर नॉट नल, तो जहाँ तो दोनों लिस्ट नल नहीं है, तो ये कुछ कंडीशन है, अगर दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, कोफिशिएंट, तो ऐड कर दो और इंसर्ट कर दो एक नया, अगर नहीं है तो ये पूरा जो इसका एक्सप्लेनेशन है, डीप एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए अच्छे से, तो ये हमारे नोट्स में है। ठीक है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका एडिशन का एल्गोरिथम लिख दिया है। अब आता है सी प्रोग्राम का, तो उसी के लिए यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, स्ट्रक्ट नोड क्रिएट नोड करने के लिए एक फंक्शन बना दिया, इंसर्ट करने के लिए एक हेल्पर फंक्शन बना दिया है, और दो पॉलिनोमियल को ऐड करने के लिए यहाँ हमने अपना लॉजिक सी कोड में इम्प्लीमेंट कर दिया है। ठीक है, अब ये बहुत ईजी कोड है, आपको इसे बस लिख के आना है एग्जाम में। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए एक फंक्शन दे दिया है, और यहाँ मेन फंक्शन से हमने सबको कॉल कर दिया है। ठीक है, कैसे डेटा ऐड करना है। ओके, एग्जाम्पल आउटपुट में अगर हम ये ऐसा ही कुछ दे रहे हैं, इनपुट में अगर ये 5x³ + 4x² और 2x³ + x दिया, तो हमें आउटपुट में ये मिल जाएगा। ठीक है, प्रॉपर ऐड होकर। तो पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन का ये बहुत, अगर लिंक लिस्ट करते हैं, बहुत एफिशिएंट मेथड है। तो ये था इसका, इन सभी क्वेश्चंस का ये डिटेल्ड आंसर था। अब इसमें से जो पूछा जाता है आपको वही लिख के आना है। अब जैसे सभी क्वेश्चंस में अगर हम देखें, ये रहे, तो इसमें एक सी प्रोग्राम पूछा था, लेकिन इसमें सी प्रोग्राम नहीं पूछा था। ठीक है, इसमें भी सी प्रोग्राम पूछा था, तो ये दोनों में सी प्रोग्राम, तो आप जिसमें सी प्रोग्राम पूछेगा आप सी लिख के आएंगे, नहीं तो आप एल्गोरिथम स्यूडो कोड वही लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें भी देखो सी फंक्शंस पूछे हुए थे, तो जनरली सी फंक्शन जो है, सी लैंग्वेज में फंक्शंस या प्रोग्रामिंग आती है इस टॉपिक पर। ठीक है, ओके, अब आता है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 भी इसमें डिफाइन करना, असिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है, टाइम से ट्रेड ऑफ, एडीटी क्या है। तो ये 2 मार्क्स में भी आया है, ये बेस्ट केस, एवरेज, वर्स्ट केस, ये सब भी क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी का। तो ये सब 2 मार्क्स में भी काफ़ी कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो असिम्प्टोटिक नोटेशन परफॉर्मेंस किसी एल्गोरिथम का इवेल्युएट करने में काफ़ी किया जाता है, यूज़ किया जाता है इसको। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कैसे चेंज होगी। ठीक है, ग्रोथ रेट क्या है एल्गोरिथम का, अपर लोअर टाइट बाउंड, ये कुछ नोटेशंस हैं जो हमें डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो 3 नोटेशंस, वही बिगो नोटेशन यानी वर्स्ट केस अपर बाउंड शो कर देगा, उसके लिए डायग्राम हो गया, एक डायग्राम बना के आना है, एक एग्जाम्पल दे देना है। ठीक है, ओमेगा के लिए बेस्ट केस यानी लोअर बाउंड दिखाएगा, तो ये रहा एकदम लोअर मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया इसका। थीटा नोटेशन यानी टाइट बाउंड, यानी अपर बाउंड और लोअर बाउंड, यानी जब दोनों सेम ही ग्रोथ रेट रहता है, बेस्ट और वर्स्ट केस में भी, तो ये हम देखते हैं थीटा नोटेशन। तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग एक हमने एग्जांपल दे दिया। ठीक है, कि बेस्ट केस में भी यही है, वर्स्ट केस में भी ऐसे ही चेंज होता है। बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट केस आखिर क्या क्या, तो भाई मिनिमम टाइम कितना लगेगा, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन में होता है ये, तो ये बेस्ट केस हो गया। एवरेज केस
जनरली जो होता रहता है, मोर रियलिस्टिक है, और एक्सपेक्टेड टाइम ओवर ऑल पॉसिबल इनपुट्स। ठीक है, इसका हमने एक एग्जांपल दे दिया है। वर्स्ट केस में कि मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा, और लीस्ट फेवरेबल कंडीशन आएंगे, सबसे बेकार स्थिति जो होगी, तो वर्स्ट केस वो हो जाता है। तो जैसे लीनियर सर्च में बिग ऑफ वन हो गया वर्स्ट सर्च में, और बेस्ट सर्च में बिग ऑफ वन भी मिल जाता है, पहली बार में मिल गया। कुछ ऐसा आता है, हमें दिया रहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रोथ रेट लगानी रहती है, तो अलग अलग कुछ नोट दिए हुए हैं, तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बिग ओ ऑफ वन सबसे कम टाइम लगता है, उससे थोड़ा टाइम लगता है लॉग एन में, उससे और ज़्यादा टाइम लगता है एन स्क्वायर लॉग एन में, और उससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बिग ऑफ एन की पावर 4 में। तो ये अलग अलग नोटेशन है, तो कौन सा नोटेशन कितना टाइम लगेगा, कितने ग्रोथ किसकी ज़्यादा होगी, तो उस ऑर्डर में हमें इसको अरेंज करना था। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। तो ऐसे रिलेटेड 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने बता दिया है। टाइम से और स्पेस वाला ट्रेड ऑफ वाला क्वेश्चन, इसको भी कैसे करना है। टाइम और स्पेस ट्रेड ऑफ क्या बताता है, वेयर रिड्यूसिंग एग्जीक्यूशन टाइम रिक्वायर्स मोर मेमोरी यूजेस। कहने की बात बस इतनी सी है कि टाइम बढ़ाएं, अगर हमें टाइम कम चाहिए होगा तो हो सकता है स्पेस ज़्यादा लगता है, स्पेस हमारे पास काफ़ी है तो हम यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमारा स्पेस कम है हमारे पास, यानी हम स्पेस एफिशिएंट कोई एल्गोरिथम यूज़ करना चाहते हैं, तो हो सकता है टाइम ज़्यादा लग जाए। तो यही पूरा मैनेज करना कि टाइम हमारे पास, हम किसको नीचे कर सकते हैं, हो सकता है हम टाइम को कम करें तो स्पेस बढ़ जाता है, और अगर हम स्पेस को कम करते हैं तो टाइम बढ़ जाता है। तो इसी को पूरा हमें बैलेंस करके चलना है कि हमें कौन सी एल्गोरिथम कब यूज़ करनी है। एग्जाम्पल दे दिया है, जैसे इसमें पहला एग्जाम्पल है लुकअप टेबल का, कि यूजेस एक्स्ट्रा मेमोरी टू स्टोर, यानी पहले से हम डेटा स्टोर करके रख रहे हैं प्री कंप्यूटेड वैल्यूज के लिए, जब जरूरत होगी उसके पहले कैलकुलेट करके रख रहे हैं, जैसे जरूरत होगी तुरंत मांग लेंगे। अब ऐसा हो कि जब जरूरत हो तब पूरा कैलकुलेशन करें, तो वो नहीं करना, तो वहां पर टाइम ज्यादा लगे, पहले ही कैलकुलेट करके रख दिया वैल्यू, तो टाइम तो हमें तुरंत मिल गया, तुरंत रिजल्ट मिल गया, लेकिन स्पेस यूज हो रहा है। ऐसे ही करके अलग एक और एग्जांपल दे दिया है। ठीक है, मर्ज सॉर्ट में ज़्यादा मेमोरी लगती है लेकिन टाइम कम लगता है, बबल सॉर्ट में मेमोरी तो कम लगती है लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये अलग अलग स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ थे। ठीक है, आप इनको वैसे एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करके आएंगे, ऐसे लिख के आना है आपको। अगला आता है कि एडीटी क्या होता है, इस पे भी डिफाइन करने के लिए आ जाता है कि एडीटी क्या है, कि ये डिफाइन कर डेटा स्ट्रक्चर बता दो कि उसकी ऑपरेशंस कैसा, बिहेवियर कैसा हो, बस ये बता देना वो क्या कर सकता है, कैसे कर रहा था ये नहीं बताना, बस वही चीज़ है। स्पेसिफाइज व्हाट ऑपरेशंस, कौन कौन सा ऑपरेशन अलाउड है, डेटा कैसे स्टोर होता है, ये सब नहीं बताना। ठीक है, बस ये बताना वो क्या करता है, एक तरह का ये एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, स्टैक एडीटी है, तो स्टैक में क्या है, पुश पॉप पीक इज एम्प्टी, ये सब कुछ है, ये फंक्शंस है। इम्प्लीमेंटेशन वो एरे से करते हो, लिंक लिस्ट से करते हो, अंदर क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं है, बस स्टैक एडीटी ये बताएगा कि स्टैक मेरा ये काम कर सकता है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, कोड रीयूजेबिलिटी, इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट, तुम किसी से भी इम्प्लीमेंट करो, ऐसे ऐसे करो या लिंक लिस्ट से करो, कोई मतलब नहीं, बस मुझे ये पता है कि ये काम तुम कर सकते हो बस, तो इजीली मेंटेन किया जाता है। तो इस तरह से हमने एडवांटेज भी एडीटी के बारे में बता दिया है। ओके, अब आता है अगला क्वेश्चन। 2022 और 2021 में भी ये काफ़ी बार 2 बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन है, रिकर्जन क्या है, रिकर्जन क्या है, और एक सी फंक्शन लिख देना है फैक्टोरियल के ऊपर, रिकर्जन और नॉन रिकर्जन। तो रिकर्जन कि भाई एक फंक्शन खुद को ही कॉल करता है, बार बार कॉल करता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में तोड़कर। तो रिकर्सिव फंक्शन एक बेस कंडीशन होता है, एक रिकर्सिव कॉल होती है, बिना बेस कंडीशन के वो इनफाइनाइट रिकर्जन में चला जाएगा। तो इस तरह से हमें बता देना है। ठीक है, आप चाहें तो एक फंक्शन की हेल्प से आप इसको डायग्रामेटिकली भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे रिकर्सिव फंक्शन अब आते हैं, ये फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल जैसे एन फैक्टोरियल है, इस तरह से मल्टीप्लाई करते करते एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस टू करते करते वन तक जाना है, और जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन होती है। इसी को यूज़ करके, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमें फैक्टोरियल फंक्शन बनाना है। ठीक है, अगर एन जीरो होगा तो रिटर्न वन कर दो, एल्स एन इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन। बस इतना सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है रिकर्सिव फंक्शन का। और फिर जिसके लिए यूज़ करना है, इनके लिए 5 चाहिए, तो फैक्टोरियल ऑफ एन हमने कॉल कर दिया है, बस हो गया सॉल्व। तो ये था हमारे रिकर्सिव के लिए। नॉन रिकर्सिव में यानी इटरेटिव में तो 5 तक चाहिए हमें। फैक्टोरियल यानी आंसर में एक रिजल्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, फैक्ट इक्वल्स टू वन, आई इक्वल्स टू वन, और लेस देन इक्वल्स टू एन तक जाएगा, और उसमें मल्टीप्लाई होता जाएगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। तो वन होगा, वन में पहले मल्टीप्लाई होगा वन, फिर उसी में टू मल्टीप्लाई होगा तो फैक्टोरियल बन जाएगा टू, फिर थ्री मल्टीप्लाई होगा, टू इंटू थ्री सिक्स हो जाएगा, फिर उसमें फोर मल्टीप्लाई होगा, ऐसे करते करते फाइव भी मल्टीप्लाई होकर फाइनल में रिजल्ट मिल जाएगा, दोनों को रिजल्ट सेम ही होगा।
फैक्टोरियल इसमें लूप की हेल्प से क्यों हो रहा है, किसी फंक्शन कॉल की जरूरत ही नहीं है, उसमें बार बार फंक्शन ही फंक्शन यूज कर रहे थे। कभी कभी कंपेरिजन भी आ जाता है रिकर्सिव नॉन रिकर्सिव में, जैसे फंक्शन इसमें लूप चाहिए होता है, जैसे स्टैक मेमोरी। रिकर्सन जो होता है वो इंटरनली स्टैक मेमोरी यूज करता है, ठीक है। इसमें कोई एक्स्ट्रा स्टैक की जरूरत नहीं होती है, सिंपल है। इसका ये फास्टर है, फास्टर लॉजिक रहता है, फास्टर एग्जीक्यूशन होता है इसका। हायर मेमोरी यूसेज है, इसकी लेस मेमोरी लगती है, ठीक है। तो यही था। और बाकी फिर ये 2 मार्क्स वाले टेल रिकर्जन, ये तो कई बार पूछा गया है, टेल रिकर्जन है क्या। तो टेल रिकर्जन एक तरह का रिकर्सिव कॉल है जब लास्ट स्टेटमेंट हो, यानी कि रिकर्जन फंक्शन में मेरा लास्ट स्टेटमेंट वो रिकर्जन होता है, तो मैं कहता हूँ कि वो टेल रिकर्जन है, ठीक है। उसके बाद कोई और कंप्यूटेशन परफॉर्म नहीं होगा उस रिकर्जन फंक्शन के बाद। तो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, एक फंक्शन है, ये प्रिंट कर दिया और फन n-1 को फिर कॉल कर दिया, तो ये लास्ट स्टेटमेंट जो है ये रिकर्सिव स्टेटमेंट है, तो ये इस तरह का हम कह देंगे कि ये टेल रिकर्जन है। एडवांटेजेस क्या है, कंपाइलर इसको इजीली ऑप्टिमाइज कर लेता है, ठीक है, ताकि स्टैक यूसेज ना हो। ओके, अगला क्वेश्चन आता है डिसएडवांटेज ऑफ रिकर्जन, सूटेबल एग्जाम्पल। डिसएडवांटेज देख लेते हैं, एक्स्ट्रा स्टैक मेमोरी हो गई, ठीक है, स्लोअर होता है, स्टैक ओवरफ्लो करता है, डिफिकल्ट होता है ट्रेस करना। ओके, तो ये 7 मार्क्स दूसरे क्वेश्चन के साथ कंबाइंड आता है, तो इस तरह से कर सकते हैं आप। अगर इसको चाहें इसके पहले एक बार रिकर्जन की डेफिनेशन भी दे सकते हैं, ठीक है, एक बार रिकर्जन को भी डिफाइन कर देंगे तो थोड़ा और आपके पास कंटेंट हो जाएगा। आगे यहाँ एग्जाम्पल दिया हमने रिकर्जन का। ओके, ये स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है। क्वेश्चन 8 आता है 2022 से 2023 जो एग्जाम हुआ था, 2 मार्क्स में आया था कि कौन सा स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, तो वही उसका आंसर है स्टैक। तो स्टैक फॉलो करता है लीफो प्रिंसिपल को, ये सेकंड यूनिट में हमारे है, तो ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो स्टैक यूज होता है उसमें। ओके, आफ्टर फंक्शन कंप्लीशन कंट्रोल रिटर्न्स करेक्टली टू द कॉलिंग फंक्शन। तो जैसे एक फंक्शन ने दूसरे फंक्शन को कॉल किया, तो जब दूसरे फंक्शन का काम खत्म हो जाएगा तो वो पहले फंक्शन को दोबारा कंट्रोल वापस कर देगा, तो वही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर हमें एक फंक्शन मिल गया है, ये फंक्शन क्या करता है, व्हाट डज द फॉलोइंग रिकर्सिव फंक्शन डू फॉर अ गिवन लिंक्ड लिस्ट विद फर्स्ट नोड एज हेड। तो पहला नोड हेड है, हमने ये रिटर्न किया, तो ये रिजल्ट क्या देगा, तो देखते हैं। फंक्शन आया, ठीक है, स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक हेड पास कर दिया, अगर हेड नल है तो रिटर्न कर दो, यानी अगर हेड खाली है तो रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो ओके क्या होगा, ये खुद को ही कॉल कर देगा अगले डेटा के लिए। तो खुद को ही कॉल करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, तो जब लास्ट में पहुंच जाएगा तो नल होगा तो रिटर्न हो जाएगा। ओके, तो यानी जब यहाँ लास्ट में पहुंच गया जिसके बाद नल है, तो नल पे जाके तो ये वहां से रिटर्न आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा, तो ये प्रिंट करेगा उसके डेटा को और फिर पीछे चला जाएगा। क्या कर रहा है, दिस फंक्शन प्रिंट्स द लिंक्ड लिस्ट एलिमेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर, तो रिवर्स ऑर्डर में डेटा को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो ये था, रीजन यहाँ पूरा लिखा हुआ है। ओके, क्वेश्चन 10 आता है एक, 2022 में, 2021 में, 2025 में भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये, कि भाई लिंक्ड लिस्ट वर्सेस एरे, ठीक है, ये भी काफी इजी है। तो एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, ठीक है, फिक्स्ड साइज होता है कंपाइल टाइम पर। लिंक्ड लिस्ट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, ईच एलिमेंट या कंटेन क्या होता है, डेटा और पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड। तो ये सब प्रॉपर थोड़ी हमने डेफिनेशन दे दी है। अब टेबुलर फॉर्म में आता है तो आप उस फॉर्म में उसको बना के आएंगे, ठीक है। नीड क्या है, ये तीसरा वाला क्वेश्चन जो था छोटा सा, पॉइंटर चाहिए क्या। मेमोरी लोकेशन ऑफ नोड्स आर नॉट सीक्वेंशियल नहीं होते हैं, इसलिए एक पॉइंटर चाहिए टू स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड सो दैट द ट्रेवर्सल ऑफ द लिस्ट इज पॉसिबल, ताकि हम डेटा को एक्सेस कर सकें। बिना पॉइंटर के नोड्स कैन नॉट बी लिंक नहीं किए जा सकते, एक्सेस पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और स्ट्रक्चर जो होगा लिंक लिस्ट पूरा कोलैप्स हो जाएगा, यानी जब डेटा एक्सेस नहीं कर सकते तो क्या फायदा ऐसा स्ट्रक्चर बनाने का, ठीक है। तो पॉइंटर्स बहुत इसेंशियल हैं ताकि हम डेटा को एक्सेस कर सकें, यानी लिंक्ड लिस्ट की एग्जिस्टेंस ही उसी पर बेसिस है। एडवांटेजेस क्या है लिंक्ड लिस्ट का, जो लिंक्ड लिस्ट कैन ग्रो और श्रिंक ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, साइज हम उसको कम कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं, लेकिन एरे का फिक्स है। एफिशिएंट मेमोरी एफिशिएंटली यूज हो जाती है, एरे में मेमोरी वेस्ट हो जाती है अगर यूज नहीं की गई तो। इंसर्शन और डिलीशन, इसमें शिफ्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती हमें, कहीं कोई डिलीट करना है बस उसका कनेक्शन कट कर दो, अगले वाले से कनेक्शन जोड़ दो, तो वही चीज़ है। लेकिन एरे में अगर कुछ इंसर्ट या डिलीट किया बहुत शिफ्टिंग करनी पड़ती है, कोई कंटिन्यूअस मेमोरी है ही नहीं,
ठीक है, अगर मेमोरी फ्रेगमेंट भी हो जाती है तो भी लिंक लिस्ट वर्क करेगा। बेटर फॉर इम्प्लीमेंटिंग डेटा स्ट्रक्चर, तो लिंक लिस्ट अगर स्टैक क्यू ग्राफ ऐसा कुछ आता है तो उसके लिए बहुत ईजी है और बहुत यूजफुल है। डिसएडवांटेज क्या है? एक्स्ट्रा मेमोरी ओवरहेड, वही पॉइंटर के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए होता है, लेकिन एरे में ऐसा कुछ नहीं चाहिए। डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हम, सीक्वेंशियल एक्सेस पॉसिबल नहीं है, लेकिन एरे में सीक्वेंशियल एक्सेस है। स्लोअर एक्सेस टाइम होता है क्योंकि एक वन बाय वन करके हम एक्सेस करते हैं, तो इस वजह से कॉम्प्लेक्स थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन इसका थोड़ा मुश्किल है, तो थोड़ा एरर आ सकते हैं। यहाँ पर भी एक टैबुलर फॉर्म में लिख दिया है हमने, ठीक है, आप इसको चाहे पूरा डिटेल्ड में लिख के आएंगे आप अपने एग्जाम में। ओके, अब और आते हैं कि वो टॉपिक आ जाता है हेनोई टावर। हेनोई टावर से रिलेटेड पॉसिबल है क्वेश्चन आ जाए, तो बता दें हेनोई टावर। वैसे इसका नोट्स में भी अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यहाँ पर हम क्वेश्चन में से बता देते हैं हेनरी टावर से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड इज 2 की पावर n-1, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी 2 की पावर n है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 है। एप्लीकेशंस इसके एल्गोरिथम एनालिसिस, मेमोरी मैनेजमेंट में, डेटा बैकअप रोटेशन स्कीम्स में, ठीक है। और ये इसका रहा कोड, ठीक है, ये इसका कोड रहा। ओके, और ये ड्राइवर कोड रहा। ये कुछ तरह से हेनरी टावर दिखता है। तो फर्स्ट यूनिट में बस इतना सा ही, ये इसके मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके आने के चांसेस हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।